ओके, तो आज हम लोग सेट 1 के लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं और वो है सेक्शन ई। इस सेक्शन में टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 4 मार्क्स होगा, टोटल 12 मार्क्स। ये आपका केस बेस्ड टाइप का क्वेश्चंस होते हैं जो तीनों से, फिजिक्स से एक केमिस्ट्री से और एक बायो से होगा। यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी मेटल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। सही बात है, रिएक्टिविटी सीरीज में आप पढ़े होंगे कि कुछ मेटल होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं। तो लेस रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब हाई में, बीच वाले मॉडरेट रिएक्टिव, मीडियम, एंड नीचे वाले लेस। देयरफॉर मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स, उसके ओर से हम लोग मेटल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको हम लोग उसके ओर से कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकालते हैं। तो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड, जो लो रिएक्टिव होते हैं उसको हम लोग सल्फाइड ओर के साथ, आप पढ़े होंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये मेटलर्जी वाला जो पार्ट है मेटल नॉन मेटल उसमें दिया हुआ है। तो सल्फाइड ओर वाले को हम लोग वहाँ पर रोस्टिंग करवा कर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिए, ये आपका है नेम द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन यूज्ड फॉर अ मेटल दैट गिव्स विगरस रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर बोथ। उस प्रोसेस का सिर्फ नाम लिखना, इस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन में, और इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये बच्चा जो लिखेगा उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, या इलेक्ट्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं उसको हम लोग। नेक्स्ट क्या है सर, सेकंड क्वेश्चन, कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्युमिनियम। क्या कि जनरली देखिए एल्युमिनियम और कार्बन को हम लोग यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो कि ऑक्साइड को खींच कर ले जाएगा ताकि आपको प्योर मेटल प्राप्त हो जाए। तो कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑब्टेन एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो और उसके बाद उसी में है वाई। तो इस पर यदि समझें तो इसका भी वेटेज 1 मार्क्स का है। तो कार्बन क्यों नहीं यूज़ करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन कैन नॉट बी, है ना, या कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। तो जो कार्बन से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि एल्युमिनियम, उससे ऊपर जितने भी, जैसे आप जब रिएक्टिविटी को लिखिएगा तो उसमें क्या लिखेगा सर, उसमें आपको लिखेगा, आप वहाँ पर लिखेगा पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, है ना, लीड, कॉपर, उससे पहले आपका हाइड्रोजन, फिर कॉपर, इस प्रकार से रहता है। तो है क्या कि एल्युमिनियम, ये ऊपर के जो 5 है वो हाई रिएक्टिव होते हैं, तो कार्बन ऑलमोस्ट इसी के बाद दिखेगा आपको, है ना, दिया नहीं रहता, बट कार्बन यहाँ पर उसकी जो रिएक्टिविटी है एल्युमिनियम से नीचे है। तो नीचे वाले जितने भी उसको डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि कार्बन क्यों नहीं यूज हो सकता, बिकॉज कार्बन आर लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये जो ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में मिलते हैं, जैसे कि आपके पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ थोड़ा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ें इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें है डिस्क्राइब ब्रीफली, ये 2 मार्क्स वेटेज वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया है डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड टू ऑब्टेन मरकरी फ्रॉम सीनेबर। देखिए यहीं पर फुल स्टॉप। तो मरकरी को सीनेबर से ऑब्टेन करने के लिए हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए सीनेबर उसका ओर का नाम होता है जिससे मरकरी ऑब्टेन करते हैं। तो ये देखिए सिल्वर, मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे और उसको जब हम हीट करते हैं तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ, है ना, मरकरी ऑक्साइड ऑब्टेन होगा। दूसरा, फिर हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस ऑक्साइड को हीट कर देने से ऑक्सीजन सेपरेट होगा और मरकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन पर आपको हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स ऑब्टेन होगा। ठीक है, और 1 नंबर आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर था, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, एक फुल स्टॉप यहाँ और राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन पर 1 मार्क्स है और 1 मार्क्स यहाँ तक में है। ये क्या बोला है कि डिस्क्राइब ब्रीफली द मेथड टू ऑब्टेन मरकरी फ्रॉम सीनेबर। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा व्हेन द सीनेबर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, है ना, आप लिख सकते हो उसका
मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जब उसको हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट होता है मरकरी ऑक्साइड में। मतलब जो आप इक्वेशन लिखें उसी को आपको वहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो। ओके, नेक्स्ट अब और में है, जो बच्चे इसको नहीं बना सकते वो उसके बदले में ये बना सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर वेटेज। ऐसा नहीं है कि तीनों के बदले में ये और है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए और है, सी के लिए और है। देखते हैं सी और यहाँ भी सी लिखा हुआ है, तो सी के बदले में और दिया गया है। तो लिखा है पर डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो पहला तो आप लिख सकते हैं कि रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर में होता है, तो रोस्टिंग किस ओर में होगा, सल्फाइड ओर में होगा, ये कार्बोनेट ओर में होगा। पहला बात तो ये लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं क्या कि ये जो कैल्सिनेशन होता है ये अब्सेंस ऑफ एयर में होगा, ठीक है, या लिमिटेड सप्लाई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा किसी बुक में। तो इन द अब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन, और रोस्टिंग जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद एक एक एग्जांपल दे देना होगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है ये बायोलॉजी का है। इसमें क्या मेंशन किया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो पाए जाते हैं 23, उस पर दिया है। क्या है क्वेश्चन, इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जायगोट। देखिए यहाँ तक में एक क्वेश्चन है, तो कितना पाया जाता है सर, तो 23 पेयर कुछ बच्चा लिख सकते हैं, या यदि 23 लिखेगा तो पेयर में लिखना पड़ेगा, पेयर, या फिर 46 आप लिख सकते हैं। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जायगोट, यहाँ तक में छुपा हुआ है, तो इस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा इतना दूर में। तो आप या तो 46 नंबर में लिखिए या 23 पेयर लिखिए। फिर इसी में है एंड इन ईच गैमेट, तो प्रत्येक गैमेट में कितना, तब वहाँ पर लिखना पड़ेगा 23 क्रोमोसोम्स, वहाँ पेयर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यदि गैमेट में पूछेगा तो 23 लिखना होगा, पेयर नहीं लिखना है। तो गैमेट में ये जो सेकंड पार्ट है उसमें लिख दीजिएगा 23 क्रोमोसोम, 22 + x या y से, या 23 लिख दीजिएगा डायरेक्ट 23 क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, तो हाफ मार्क्स इस पर, हाफ मार्क्स इस पर, 1 मार्क्स हो गया। ए फ्यू रेप्टाइल्स रियरली, है ना, इंटायरली ऑन द इन्वायरमेंट, है ना, काउज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, कॉमेंट। अब हम लोग जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करता है वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल, जैसे टर्टल में, लिजार्ड में, है ना, स्नेल में, ये सब ऑर्गेनिज्म तो अपने सेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस पर 1 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट यदि हम बढ़ें, सेक्स of a child is a matter of chance and none of the parents are considered to be the responsible for it। ये आपको जस्टिफाई करना था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको, आप वो फ्लो चार्ट बना देते कि जैसे इधर लिख देते आप मेल या फादर, इधर लिख देते फीमेल या मदर, इसमें क्रोमोसोम आप लिख देते डायरेक्ट, आप XY भी लिख सकते 44XY, इधर में 44X + X। अब इसमें स्पर्म बनेगा मेल बॉडी में तो 22 + X होगा एंड 22Y, फीमेल बॉडी में 22X। अब आप बताइए ये गैमेट जब इनसे फ्यूज़ करेगा तो 44XX, जाहिर सी बात है ये गर्ल चाइल्ड हो जाएंगे, गर्ल, अगेन 44XX, अगेन ये क्या हो जाएगा, गर्ल, 44XY, अगेन यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बॉयज़, 44XY, अगेन आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर, बॉय। तो 50% चांस होता है बॉयज़ का, 50% गर्ल्स का। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसी में और देखिए, जस्टिफाई थ्रू द फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट बना देना है। अब और वाले में जाते हैं, वाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल हैव एन X क्रोमोसोम। बहुत आसान क्वेश्चन है कि सारे फीमेल गैमेट में X क्रोमोसोम ही क्यों देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन फीमेल जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, वो एक ही टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हर एक गैमेट में क्या रहेगा, X क्रोमोसोम्स मिलेंगे। नेक्स्ट अब फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 39 मार्क्स, 39 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दिया सो देखिए, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 है और फोकल लेंथ 20 है। आप खुद ही आप समझ सकते हैं कि 20 है तो उसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं, तो वो हो जाएगा 40 से बाहर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो इमेज कहाँ बनता है, F और C के बीच में। तो क्या कहता है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस फर्स्ट। तो जो ऑब्जेक्ट C से बाहर होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन F एंड C, रियल एंड इन्वर्टेड, यही आपको लिखना था, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच वन ऑफ द केस
गिवन इन द टेबल द मिरर विल फॉर्म रियल इमेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज कहाँ पर बनेगा सर? तो यहाँ देख लीजिए सेकंड केस में फोकल लेंथ 15 है, उसका दुगुना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर 30, और 30 पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो केस नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सेकंड। सिर्फ इसमें आप केस सेकंड लिख दीजिएगा, हाफ मार्क्स उस पर मिल जाएगा ना। वाई जो बोला उसमें लिख दीजिए बिकॉज कि आप लिख दीजिएगा कि फोकल लेंथ का ट्वाइस होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वहीं पर देखिए ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 30। ठीक है, नेक्स्ट सी में नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। ये इस बार भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख जाएगा। यहाँ पर कॉनकेव हो जाएगा, यहाँ तक मैं आंसर कॉनकेव मिरर, 1 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएगा। एंड गिव रीजन वाई डू दे यूज सच टाइप्स ऑफ द मिरर। वो ऐसे मिरर को क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज आप जानते हैं कॉनकेव ही एक ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल और इनलार्ज इमेज दे सकता है। कहीं प्लेन मिरर वर्चुअल तो देता है बट सेम साइज, और कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो आपको वर्चुअल एंड डिमिनिश देता है। वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर ही दे सकता है। तो वहाँ पर हम लिख देंगे स्टेटमेंट बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म इरेक्ट इनलार्ज इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर, मतलब जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। अब इसी के और वाला को देखें, लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन। तो 1 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएगा, 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन थे तो आप हाफ मार्क्स आप कंसीडर कर लीजिए, इसमें आपका 1 मार्क्स आता। नेक्स्ट है लुक एट द टेबल एंड आइडेंटिफाई द सिचुएशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ विच रिजेंबल द सिचुएशन इन विच द कॉनकेव मिरर आर यूज एज ए सेविंग मिरर। सेविंग मिरर किस में यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर थर्ड केस देखिए, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो फोकस के अंदर रखना होता है। जब आप डायग्राम से समझिएगा तो ऐसे समझिए कि ये हमारा मिरर हो गया, ये उसका मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं, और ये हमारा फोकस होता है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो ट्वाइस होता है। ठीक है, अब बताइए फोकल लेंथ ये आपको यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करते हैं 20 पर, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर बनेगा। ठीक है, और वो इनलार्ज बनेगा। तो सेविंग मिरर में हमको कैसा, तो इसमें आपको डायग्राम भी ये ड्रॉ करना है। ठीक है, दूसरा पोल पर लेकर आइए, रूल्स आप पढ़े ही होंगे, ऐसे हम बताएंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। तो वहीं लिखा हुआ है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। आपको ये डायग्राम पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, और एक आपको केस नंबर 3 लिखना है, कि यहाँ तक में लिखा कि कौन से सिचुएशन में पता करना है। तो यहाँ पर लिख देना केस नंबर 3, उस पर 1 मार्क्स, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इसके डायग्राम बनाने में। 1 नंबर आपको केस बताने में कौन से केस में ऐसा यूज़ किया जा सकता है। ये आपका केस नंबर कौन सा हो जाएगा सर? इसमें केस नंबर इसमें 3 हो जाएगा, बिकॉज इसमें फोकल लेंथ के अंदर रखा गया ऑब्जेक्ट को। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो होगा, अब जो जितने भी वीडियो होंगे तब हम लोग नेक्स्ट सेट को देखेंगे, है ना, और फिर हम एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर फिर हम लोग पढ़ना शुरू कर लेंगे। ओके।